नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे स्कूल के YouTube चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो कल की क्लास के हमने एक न्यूमेरिकल करा था और वीडियो को वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया था, है ना। 40-45 मिनट का वीडियो जाए, काफ़ी सफिशिएंट है ना। आपने वो न्यूमेरिकल किया होगा, कुछ एक आध आज और न्यूमेरिकल करते हैं, है ना, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो मुझे आप ये बताओ, पहले एक क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ आपको क्वेश्चन लिख लो पहले कॉपी के अंदर। कॉपी में क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने के लिए, क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। बहुत ही शानदार, एकदम बिल्कुल एकदम लुल्लू सवाल है, लुल्लू सवाल। टाइप कौन सा सवाल का? लुल्लू सवाल। इसलिए मैं कहता हूँ 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद लाइव चलेगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, कॉमेडी होगी। देखो इधर क्वेश्चन, 1 कूलाम आवेश देने के लिए भैया कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। सोचो, देखें, कॉपी में करने की कोशिश करो। मैं कहता हूँ एकदम जीरो लेवल का सवाल है, कुछ भी नहीं साला इसमें। देखो Q बराबर है, नहीं Q बराबर 1 कूलाम, अरे आवेश ही तो है, 1 कूलाम दिया है, तो 1 बराबर n, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू कितनी हुई? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इक्वल्स टू कितना हुआ? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखो कैलकुलेशन कर लेना, गुणा भाग में थोड़ी करूँगा। देखो n बराबर कितना हुआ? 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित कर देते हैं ना, तो वस्तु को 1 कूलाम आवेश मिल जाता है। मतलब अगर हम किसी वस्तु में से 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो उस वस्तु पर 1 कूलाम आवेश आ जाएगा। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन डाल दे तो उस वस्तु पे 1 कूलाम आवेश आ जाएगा और वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं? कॉपी में नोट करो, बढ़िया सवाल है, याद रख लेना इसके आंसर को। इसका आंसर याद रख लेना, कई जगह काम आता है, याद रखे, लिख लेना। उतारो देखिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, समय खराब नहीं करें। अब देखो भैया, अब एक सवाल और लिखो। अब एक सवाल देखो, मैं आपको कहूं क्वेश्चन, चलो लिख लो पहले, क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन के अंदर लिखो भैया, इसमें ऐसे लिखो, यदि किसी वस्तु, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु को, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु को 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु को 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश, 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाए, इसमें लिखो दिया जाए, इसमें लिखो दिया जाए, तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा इसके आगे लिखो, तथा इसके आगे लिखो, तथा इसके आगे लिखो, तथा 0.5 कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। 0.5 माइक्रो कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। तो 1 कूलाम में 6.25 गुणा 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होते हैं, तो 0.5 में कितना, आधा हो जाएगा ना। सोचो देखें, आधा नहीं होगा भैया, यह माइक्रो कूलाम है। 0.5 माइक्रो कूलाम क्या है वास्तव में? 0.5 माइक्रो कूलाम है भैया। तो देखो क्या होगा, देखें, आवेश की वैल्यू है 0.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, माइक्रो कूलाम है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? Q/E। तो n बराबर 0.5 गुणा 10 की घात -6, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। तो n की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेना, है ना।
अब मुझे बताओ द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। तो याद करो द्रव्यमान परिवर्तन का फॉर्मूला कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए तो इतने इलेक्ट्रॉन गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अगर आए तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा वस्तु ऋणावेश, और अगर गए तो वस्तु धनावेश द्रव्यमान घट जाएगा। तो डेल्टा एम की वैल्यू एन एम ई, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ से लिख दो, ये वाले वैल्यू उठा के यहाँ चेप दो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 kg, है ना। ये आप कर लेना। अब ध्यान रखना कई किताबों में यहाँ माइनस प्लस का चिन्ह दिया हुआ आएगा, तो यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है ना, यहाँ तो अगर माइनस आ रहा है तो बताएगा वस्तु ऋणावेशित है या वस्तु धनावेशित है। यहाँ अगर आएगा इसमें तो द्रव्यमान में, माइनस आए तो द्रव्यमान में कमी को बताएगा, और प्लस आए तो द्रव्यमान में वृद्धि को बताएगा। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में आप याद रखें, है ना। अब देखो भैया इसके बाद में अब देखो इसके आगे भैया, इसके आगे अब अगला सवाल लिखो, एक क्वेश्चन और। तो क्वेश्चन में लिखो भैया ऐसे, क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन के अंदर लिखो भैया, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु, इसमें लिखो यदि किसी वस्तु को, इसमें लिखो, या इसमें ऐसे लिख लेना कि यदि किसी वस्तु में, इसमें लिखो कि यदि किसी वस्तु में 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में यानी स्थानांतरित करने में, इसमें ऐसे लिखो कि यदि किसी वस्तु में, इसमें लिखो कि यदि किसी वस्तु में 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में, 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में, 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, तो उस वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा। तो उस वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा। तो उस वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा। तो उस वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा। तो उस वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा। 1 कूलाम आवेश देने में कितना समय लगेगा, ये लिख लो भैया। बताओ क्या होगा आंसर, एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके बाद में बताता हूँ मैं ना। देखो इधर आंसर क्या हो जाएगा इसका कि 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना, तो समय लगता है 1 सेकंड। 1 कूलाम आवेश करना है ट्रांसफर, तो 1 कूलाम पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी पड़ेगी हमें। क्यों निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना 6.25 गुणा 10 की घात 18। अभी न्यूमेरिकल किया था, याद करो, हुआ कि नहीं हुआ। तो 1 सेकंड में इतने हो रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में समय कितना लगेगा, टाइम। तो t बराबर कितना होगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 और बट्टे कितना 10 की घात 16। तो कितना होगा t बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 2 हुआ भैया। तो t बराबर कितना हुआ 625 सेकेंड। बताओ देखिए समझ में आया कि नहीं। ये t की वैल्यू कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। n बराबर इतना ही था, भाग दिया 10 की घात 16 का, तो ऊपर आया तो यहाँ पर, हाँ 10 की घात 16 का, तो ऊपर कितना बचा 10 की घात 2 इससे गुणा हुआ तो 625 सेकंड का समय लगा। क्या ये चीज़ समझ में आई। अब ये देखो कईयों को, ये मैंने क्यों किया, ये थोड़ा सा इनको यानी कईयों को दिक्कत दे सकते। अब एक चीज़ सोचो आप, मैं कहूँ आपको कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आप 1 सेकेंड में दे सकते हो, हर सेकंड में आप 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो बताओ 16 इलेक्ट्रॉन देने में कितना समय लगा। 4 सेकंड हुआ ना, कितना हुआ 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लगेगा, इसमें भाग दे दो इसका। अरे समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे। बस बहुत आसान है, उतारो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो भैया। एक न्यूमेरिकल और बड़ा सा करवा देंगे, बहुत ही काम का है भैया ये, चलो करवा देते हैं, कईयों को किताब में मिलेगा, है ना। उतारो पहले इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करके उतार लो। अब देखो, अब इसके बाद में देखो भैया, इसके बाद में जो आपका है ना अगला क्वेश्चन वो लिखो। उस क्वेश्चन में लिखो 1 कप जल में कितने धनायन व ऋणायन होते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखो, एक कप जल में कितने धनायन व कितने ऋणायन होते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, कईयों को कुछ समझ ही नहीं आता इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत ही घटिया लेवल का सवाल है। इस पर हम समय खराब कर रहे हैं अपना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ऐसा जो आपको समझ नहीं आए। एक कप जल में, अब देखो भैया, एक कप जो होता है ना, हमारा जो कप है ना, हम कंजूस आदमी इसलिए छोटा सा कप रखते हैं। आजकल तो वो आपको पता हो तो ढाबे पे चाय मिलती है ना, साड़ों ने कप इतना सा ही कर दिया है। वो फिल्मों में शॉट नहीं मारते, ऐसे पकड़ के शॉट मारते हैं ना ऐसे, और फिर अजीब सा मुंह बनाते है कि नहीं, वैसा एक छोटा सा कप बना दिया चाय का। थोड़े दिनों में बोतल का जो ढक्कन है ना वो देंगे, उसमें चाय डाल के, ले भैया एक घूंट एक चूस के ले ले, है ना, और उसके पैसे लेंगे 10। तो हमारा कप बहुत ही छोटा है। अंग्रेजों को नहीं देखा आपने, सारा नींद से उठता है, इतना बड़ा कप ले रखा है, हम उसको मग बोलते हैं, कप नहीं बोलते। तो ये आपका कि ये कप मग है वास्तव, है ना। एक कप में कितना पानी आ सकता है आपके अनुसार? आप वाला कप नहीं, अंग्रेजों वाला कप काम में लो, 250 ग्राम। कितना? 250 ग्राम, याद रख लेना इसको। 250 ग्राम आता है। हो सकता है वो कई बार वो इस चीज़ को दे देता है, कई बार देता नहीं है। 250 ग्राम आता है। अब एक चीज़ सोचो, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा धनायन और ऋणायन कितने हैं, धनायन और ऋणायन कितने हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सोचो थोड़ा दिमाग में। देखो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है ना, वो केवल करवाने से काम नहीं चलता है, हमें पूरी फील आनी चाहिए। अगर सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में इसका पूरा तरीका आ जाता है ना कि इसको करूँगा कैसे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा भैया। क्या समझ रहे हो ना? एक कप जल में कैसे निकाले धनायन ऋणायन? सोचो एक चीज़, ये कप है, ध्यान से अगर देखोगे ना आप, 1 मिनट में करवा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, मतलब 1% ही। इसमें पानी कितना है? 250 ग्राम। ये इसका द्रव्यमान स्मॉल है। मुझे धनायन और ऋणायन निकालना है। धनायन और ऋणायन का मतलब कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ, समझेंगे। धनायन ऋणायन का मतलब कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसमें एक काम करना, सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देना, सॉरी, धनावेश और ऋणावेश बता देना, है ना, धनावेश ऋणावेश, सवाल में चेंज कर देना थोड़ा। यहाँ पर धनायन ऋणायन नहीं होगा, ये अलग चीज़ होती है धनायन ऋणायन, है ना, इसके बारे में आगे बात करेंगे कभी। धनावेश और ऋणावेश बताना है हमें टोटल। अभी ये पानी उदासीन है या आवेशित है, ये बताओ मुझे। पानी उदासीन है, ये पानी कैसा है? उदासीन। मतलब कब से आप पानी पीते हो तो आपको किसी प्रकार का झटका महसूस होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पानी उदासीन है भैया। कैसा पानी है ये? उदासीन। अभी ये उदासीन है, लेकिन वो बोलता है कि इसमें कुल धनावेश और कुल ऋणावेश निकाल लो। तो अगर ये उदासीन है तो धनावेश ऋणावेश बराबर है। मतलब अगर हम एक चीज़ निकाल लें, चाहे धनावेश निकाले चाहे ऋणावेश, क्या वो, अगर मान लो आपने धनावेश निकाल लिया तो क्या उतना ही ऋणावेश होगा? क्या ये चीज़ समझ आई? मतलब धनावेश निकाल ले, क्या कैसे निकाले धनावेश? सोचो, हमारे पास द्रव्यमान है, धनावेश निकालने के लिए हमें वास्तव में किसी भी वस्तु में धनावेश होता है क्या है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। तो इसमें धनावेश क्या होगा बताओ मुझे पहले तो। कुल धनावेश क्या होगा इस पूरे पानी का? कुल धनावेश होगा Q बराबर कितना? Ne। E क्या है? आपके प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? बराबर। N क्या है? N है यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या। बताओ ये चीज़ समझ आएगी नहीं? प्रोटॉनों की संख्या मतलब चाहे धनावेश निकालो चाहे ऋणावेश, दोनों का मान बराबर ही आएगा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो N क्या है? यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या। E क्या है? एक प्रोटॉन का आवेश। क्या यही तो है वास्तव में इस पर कुल धनावेश? लेकिन अब समस्या और ज़्यादा फंस गई। प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकाले भैया? तो प्रोटॉनों की संख्या आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे, कैसे निकाल सकते हो? प्रोटॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले ये पानी है भैया, पानी है ना, तो इसका फॉर्मूला है H2O। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस पानी में कितने H2O है, एक फॉर्मूला है ना, एक अणु है, एक अणु का फॉर्मूला है ये H2O। ऐसे इसमें कितने अणु हैं? करोड़ों अणु हैं। उन अणुओं की अगर हमें संख्या मिल जाए तो क्या प्रोटॉनों की संख्या निकाली जा सकती है? कैसे? H2O में देखो, H में हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना? एक प्रोटॉन। दूसरा हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन कितना? एक। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितना? 8। बताओ, देखे समझ आएगी नहीं? देखो इसको ऐसे देखते प्रोटॉनों की संख्या,
हाइड्रोजन में बताओ, या H2O में लिख लो सीधा ही। H2O में प्रोटोनों की संख्या कितनी? ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। थोड़ा मैं आपको ये स्लो करा रहा हूँ, वरना मैं 1 मिनट में कराता हूँ इसे। बहुत ही बिल्कुल एक घटिया लेवल का सवाल, कुछ नहीं इसके अंदर। अभी आपको समझ में आएगा तब पता चलेगा अरे ये था क्या, है ना। हम तो ऐसे डरे थे, तो आपको डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तो H2O में प्रोटोनों की संख्या बताओ कितनी? हाइड्रोजन है, कितने नंबर पे आता है बताओ मुझे, ध्यान से देखते जाओ। कितने नंबर पे आता है हाइड्रोजन? याद करो, बचपन में तत्व याद किए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अरे ऐसे नहीं किए थे क्या? पहले नंबर पे हाइड्रोजन आता, तो जितने नंबर पे आता उतने ही प्रोटॉन। तो एक और एक 2 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और एक इस दूसरे वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन। अब बचाओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो कितने? 8 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने में? 8 और 2 10 प्रोटॉन हुए। बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं? अब क्या करें? n प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो H2O में प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 10 है, एक H2O में। पूरे पानी में प्रोटॉनों की संख्या कितनी, ये बताओ मुझे। पूरे पानी में कितनी प्रोटॉनों की संख्या? तो हमें प्रोटॉनों की संख्या मिल गई ना, n। लेकिन ये प्रोटॉनों की संख्या में पूरे पानी की नहीं मिली है, केवल किसकी मिली है? एक अणु की। अब हमारे सामने समस्या क्या है? अणुओं की संख्या कैसे निकालें? तो कुल आवेश कितना हुआ? Q बराबर n की जगह, n की जगह आप 10 गुणा कैपिटल N इंटू ई। ई तो ये है, स्मॉल n की जगह क्या रखा? 10 गुणा n। अब ये कैपिटल N क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर? ये है अणुओं की संख्या। क्या है भैया? अणुओं की संख्या। ये चीज़ बताओ समझ आई कि नहीं? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इसने हमसे पूछा कि भैया 1 कप जल है जो होता है 250 ग्राम, उसमें आप धनावेश और ऋणावेश निकालो। हमने सोचा कि भैया अगर धनावेश निकालना है तो हमें पता है कि धनावेश तो प्रोटॉन पर ही पाया जाता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो अगर इस पूरे पानी के अंदर हम ये पता कर लें कि कुल प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को E से गुणा करते ही इसका कुल धनावेश आ जाएगा और उतना ही ऋणावेश होगा। अब हमारे सामने समस्या ये आ गई, प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालें? तो हमने ध्यान से देखा तो हमने पाया कि भैया इसका प्रत्येक अणु H2O है और वैसे इसमें करोड़ों अणु हैं। एक H2O में 10 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर किसी तरह हम ये पता कर पाएँ कि इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, तो उन प्रोटॉनों को, या सॉरी इसके अंदर टोटल अणु कितने हैं, उन अणुओं को 10 से गुणा कर देंगे। क्यों? एक अणु में 10 प्रोटॉन है, उन अणुओं को 10 से गुणा करके E से गुणा करते हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं? अब कैसे निकाले सोचो। एक काम करो, वीडियो को पॉज करके ना इतना उतार लो, फिर ये मैं मिटा दूंगा बाद में। इतना उतारो, पहले फटाफट उतार लो। देखे, अब देखो वीडियो को पॉज करके उतार लेना है ना, नई बात तो रिवर्स कर लेना। अब मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? अब आपको चाहिए अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैपिटल N कैसे निकालें? अब भैया अगर ये आपसे नहीं हुआ ना तो आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर आप इस चीज़ को ढंग से देखो ना, मुझे यही तक बताना चाहिए, आपको आगे नहीं बताना चाहिए। याद करो, जब आपको 11वीं क्लास के अंदर मैंने सूक्ष्म कणों की त्रिज्या वगैरह ज्ञात करना सिखाया था, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की थी हमने। उसके एक तो उसके लिए लिखा था एक परमाणु परत वाला, वो याद करो, है ना। एक वो पढ़ी थी, वो हमने लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क कर, आपको पता हो तो याद करो। ओलिक अम्ल के अणुओं का व्यास ज्ञात करना, और पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक पढ़ी थी अवोगाद्रो विधि हमने, जिसमें हमने परमाणु की त्रिज्या बताई थी कैसे निकालते थे। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ लिखाई थी, नोट में देख लो, 11वीं क्लास को भी मैं आज लिखी आपने। उसमें ये मैंने लिखा था कि अगर वो कभी भी फिजिक्स में कहीं भी, चाहे केमिस्ट्री में, अणुओं की संख्या पूछ ले, परमाणुओं की संख्या पूछ ले, अवयवी कणों की संख्या पूछ ले, तो एक फॉर्मूला याद करो, अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बिठा लो, स्मॉल m बटा कैपिटल M गुणा Na, जहाँ स्मॉल m लेना है ग्राम में। याद करो, लिखा था कि नहीं लिखा था? अपने आत्मा से पूछो ये लिखा था कि नहीं लिखा था। सारा कोई झूठ बोल जाए तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्योंकि मुझे पता है 12वीं में शुरू होते ही ये काम आ जाएगा, है ना। सोचो 11वीं की शुरुआत में कोई चीज़ पढ़ी थी, यहाँ काम आ रही हो। तो हर एक चीज़ का मुझे पता होता है पहले से कौन सी चीज़ कहाँ काम में आएगी, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें उसकी, मैं कहता हूँ 11वीं पढ़ोगे ना,
अब आपको पता चलेगा सारा 11वीं पढ़ी कितनी है हमने, है ना, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब क्या अणुओं की संख्या निकालना मुश्किल है क्या? ये फॉर्मूला नहीं बताया था, कैपिटल एम अणु भार है। क्या है? अणु भार। अणु भार क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ना आपने, H2O का अणु भार कितना होता है? 18। अच्छे से पता है ना, तो कैपिटल एन निकालो। कितना हुआ? 250। ये ग्राम में ही लेना है, बट अणु भार 18 इंटू ये कितना हुआ? 6.023 इंटू 10⁻23। बताओ समझ आया कि नहीं? अब ये उठा के कहाँ रख दो? कॉपी के अंदर जो लिखा उसमें देखो। एन की वैल्यू कितनी? 250/18 इंटू 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 10 प्रोटॉनों की संख्या गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, सॉरी उसका प्रोटॉन का 1.7 10⁻−19 है ना। इसकी वैल्यू आएगी आपके लगभग मेरे हिसाब से 13.37 इंटू 10⁻−7 कूलाम, ऐसी कुछ आएगी। एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, है ना। ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ये मुझे याद है पहले से। तो हो सकता है पॉइंट इधर उधर आ जाए, एस्टिमेट आएगा ना, 100% सही नहीं है ना। हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, कैलकुलेशन करके देखनी है प्रत्येक को। पहले बता रहा हूँ मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता हूँ ताकि समय बचे, क्योंकि अब गुणा भाग थोड़ी करेंगे। अरे 12वीं क्लास का टीचर गुणा भाग थोड़ी बताएगा आपको, ये तो कोई भी कर सकता है ना। तो कैलकुलेशन में किसी भी न्यूमेरिकल की नहीं कराऊंगा आपको, कैलकुलेशन गुणा भाग आपको खुद को करना है। अगर किसी की टफ होगी तो मैं जरूर करूँगा। अब इसकी बहुत आसान है, गुणा करना है। देखो 250 को 6.023 से, और ये 10 को तो घातों में ले जाओ सबको, ये 10 और ये 10, 10 की घात 2 हो जाएगा, तो 10 की घात 25 हो जाएगा। ये -19 गया तो कितना बचा? 10 की घात -6 बचा। अरे समझ आया कि नहीं यार? ये सोचिए प्लस का 6 बचा, 10 की घात 6 बचा। अब इसका भाग दे दो, 25 को गुणा कर दो 6.023 से 1.6 से, इनको गुणा करने के बाद 18 का भाग दे दो। हाँ बिल्कुल फर्जी चीज़ है एकदम, कुछ नहीं इसके अंदर, है ना। इसको करो आप, कॉपी में उतार दो, नोट कर लो कॉपी में। ये क्या हुआ? कुल धनावेश हुआ। कुल ऋणावेश कितना, मैं आपसे पूछूं तो? कुल ऋणावेश बताओ, देखिए कुल ऋणावेश कितना? इतना ही है भैया, क्यू बराबर माइनस का 13.37 इंटू 10 की घात -7 कूलाम। बताओ चीज़ समझ आएगी नहीं? अब एक चीज़ बताऊँ ना आपको, शानदार चीज़ समझाऊँ एक। अगर आप तैयार हो तो बहुत अच्छी चीज़। हमेशा मैं भैया इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जब किसी न्यूमेरिकल के आंसर आएंगे ना आपके, मैं 20 चीज़ बताऊँगा उसमें। आप देखो, इसमें तो एक ही बताऊँगा, बाकियों में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। अरे 20 बता दिए, वैसे शुरू से बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ सोचो, आवेश की जो ये वैल्यू आई है ना, इस पर गौर करो, थोड़ा सा ध्यान दो। हर एक चीज़ की फील आनी चाहिए आपको। 13.37 गुणा 10 की घात -7, इसको देखो, देखिए ढंग से क्या होगा। ये वैल्यू आपको कुछ किसी प्रकार का आपको कुछ साइन दे रही है, कुछ भी, मतलब कोई भी आपको यहाँ से यानी कोई अजीब चीज़ आप इसके अंदर देख पा रहे होगे। यहाँ -7 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो Q बराबर 13.37 इंटू 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -1 कर दो इसको, तो ये बन जाएगा Q बराबर 10 की घात -1 का इसमें भाग दोगे तो 1.337 इंटू 10 की घात -6 को लिख दो माइक्रो, और मात्रक हो जाएगा कूलाम। माइक्रो कूलाम में इसको लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है। मैं आपको ये नहीं समझाने वाला था, मैं समझाने वाला था देखो आवेश का मान छोटा कितना आया, कितना छोटा आया आवेश का मान। ध्यान से देखो इसको। मात्रक पढ़ाए थे ना उस समय, कहा था भैया 1 कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है आवेश का। 1 कूलाम कोई छोटा मात्रक नहीं, फैराडे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आम जीवन में तो कई बार तो वैज्ञानिक ही काम में नहीं लेते हैं फैराडे को। तो 1 कूलाम आवेश है ना भैया, बहुत ही बड़ा मान है आवेश का हमारी व्यवहारिक जीवन। अब सोचो 250 ग्राम पानी में 10 की घात -7 10 की घात -6 की फॉर्मेट में आवेश है। मतलब इसका नीचे भाग दोगे ना तो 0.6 संख्या के बाद में पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब देखो कैसे, इसका भाग दो, इसमें 6 0 लगा दो तो Q बराबर देखो 0.1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखो देखिए, 1 मिनट देखो देखिए, 1 2 3 4 5 6, क्या मैंने सही लिखा है? ये इतना मान है इसका कूलाम। फिर देखो समझ आएगा। अरे इसको साथ में लेंगे ना, पॉइंट से इधर है तो 5 ही लगेंगे ना, 0 एक ये हो जाएगा। देखो देखिए, अब सोचो एक चीज़ ध्यान से, ये आवेश का कितना बड़ा मान है।
अरे पॉइंट में भैया, एक से देखो छोटा कितना है ये, तो एक कूलाम बड़ा मात्रक हुआ कि नहीं हुआ आवेश का, सोचो। इसीलिए पूरी फिजिक्स के अंदर और सभी न्यूमेरिकलों में हम आवेश को कूलाम में नहीं लेंगे कभी भी। हम लेंगे उसको या तो माइक्रो कूलाम में या लेंगे मिली कूलाम में। मिली का मतलब 10⁻³ या पिको कूलाम में। पिको का मतलब 10⁻12। नैनो कूलाम में 10⁻9। समझ गए ना। अब ये चीज़ बताओ इंटरेस्टिंग थी कि नहीं थी। तो हर न्यूमेरिकल के लास्ट में मैं आपको ऐसी कई चीज़ें बताऊंगा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, और इंटरेस्ट है तो। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें समझ आने लगती है ना, अगर आपका टाइम टेबल अभी भी पढ़ने का नहीं बना है ना, कुछ दिन, 1-2 दिन और आप और ज़्यादा टिक जाओ, फिर मैं कहता हूँ सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपका तो पढ़ने का ऐसा मन करेगा कि किताब नीचे ही नहीं रखोगे आप, और बाकी सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट बन जाएगा इसकी वजह से आपका, है ना। तो ये वाला टॉपिक है एकदम क्लियर, मतलब न्यूमेरिकल भी खत्म हो चुके हैं। अब देखो क्या करें भैया, अब हम एक काम करते हैं। अब हमारे कूलाम बल है, उससे पहले कुछ आवेशन की विधियाँ हैं, तो उसके अंदर पूरा लिखने का ही काम है पूरा। और ये कुछ चीज़ें और जैसे कुछ बची है क्या इसमें, एक स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, पहले पढ़ा दे क्या? वो पहले नहीं पढ़ाएंगे, पहले समझ में नहीं आएगी। आवेशन की विधियों के बाद में पढ़ाएंगे। चलो हेडिंग लगा लो, बाकी बाद में देख लेंगे और कुछ होगा, है ना। आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है भैया, सोचो देखिए ध्यान से। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक है एकदम। आप किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हो? कैसे करते हो? क्या तरीका आपके पास? आप किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हो? कौन सा तरीका है आपके पास? मैं कहता हूं ये डस्टर है हमारा, हालांकि इसको तो आवेश नहीं दे पाएंगे। जैसे ये चौक है, कोई भी ठोस चीज हो, है ना, मान लो कोई भी धातु हो, इसको आवेश कैसे दे सकते हो? क्या आप इसमें धनावेश ऋणावेश दोनों प्रकार का आवेश उत्पन्न कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जिसका कार्यफलन कम होगा। अगर इसको ऐसी वस्तु से घर्षण करवाएं जिसका कार्यफलन ज़्यादा हो, तब तो ये धनावेशित, और अगर कम कार्यफलन वाले तो ये ऋणावेशित, है ना। तो इस वस्तु को आप कैसे घर्षण करवाओगे? एकमात्र तरीका अभी तक आप जानते हो ना, वो है घर्षण विधि। दो चीज़ों को आपस में रगड़ो भैया, एक वस्तु धनावेशित हो जाएगी, दूसरी वस्तु ऋणावेशित। अभी तक हम इसी मेथड के बारे में जानते हैं। और भी कुछ मेथड होते हैं, 2 या 3 मेथड है। पहला मेथड चलो नाम लिखवा देता हूँ, घर्षण विधि। इसको भैया कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। दूसरी जो विधि है ना, वो है आपकी चालन विधि। चालन विधि इसको कहते हैं, इसको चालन विधि भी कहते हैं, संपर्क विधि भी कहते हैं ना, संपर्क विधि। इसको क्या कहते हैं हम? कंडक्टर मेथड, कंडक्टर मेथड। तीसरी जो है ना, वो है आपकी प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, उसको आपको पता है हम क्या कहते हैं? इंडक्शन मेथड। ये सबसे काम के तीसरे वाले, इंडक्शन मेथड। उसके बाद में देखो चौथी एक और विधि है, उसका नामकरण करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे नोट में एक लाइन में लिखवाऊंगा आपको, है ना। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव वास्तव में, आगे देखेंगे इसके बाद। सबसे काम की ये, सबसे कम काम की ये, उसके बाद काम की ये, है ना। सबसे ज़्यादा काम की कौन सी? प्रेरण विधि। तो देखो ये नाम चाहो तो आवेशन की विधि हेडिंग लगा के नाम लिख लेना। पहले हेडिंग लगा लो, घर्षण विधि के बारे में लिखवा देते। घर्षण विधि की भैया हेडिंग लगा लो, कोष्टक में लिख दो फ्रिक्शन मेथड। इसमें लिखो जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है। इसमें लिखो जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है। इसमें लिखो जब किसी उदासीन वस्तु, इसमें ऐसे लिखो जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है, आपस में घर्षण करवाया जाता है, तो जूल के नियमानुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जूल के नियमानुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जूल के नियमानुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है।
तो जूल के नियमानुसार ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके आगे लिखो उत्पन्न ऊष्मा को, इसमें लिखो या इसमें ऐसे लिख लेना, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को, उत्पन्न ऊष्मा को किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तथा, इसमें लिखो तथा, इसमें लिखो तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब इसके नीचे एरो लगा के लिखो काम की चीज, इसी विधि के अंदर है ना। एरो लगा के लिखो घर्षण विधि में, एरो लगा के लिखो घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में बराबर व प्रकृति में, या इसमें ऐसे लिख लेना कि घर्षण विधि में, इसमें लिखो घर्षण विधि में उत्पन्न आवेश, या इसमें ऐसे लिख देना दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश, उत्पन्न आवेश परिमाण में बराबर व प्रकृति में विपरीत होता है। घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश, दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश परिमाण में बराबर व प्रकृति में विपरीत होता है, वह प्रकृति में विपरीत होता है। कैसा होता है ये प्रकृति में विपरीत, क्योंकि एक पर धनावेश आया और एक दूसरे वाले पर ऋणावेश आया है ना। चाहो तो एक लाइन आगे और जोड़ दो, ये विधि घर्षण विधि कहलाती है। खेला खत्म, घर्षण विधि कंप्लीट। इसमें से लिख लेना ये विधि घर्षण विधि कहलाती है, यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है भैया, यह विधि घर्षण विधि कहलाती है। अब देखो इसके बाद में अगली विधि, अगली विधि जो आपकी है ना दूसरे वाले, वो है संपर्क विधि या चालन विधि। इसको स्पर्श विधि भी कह देते हैं। स्पर्श यानी संपर्क स्पर्श का अलग, बहुत ज्यादा फर्क नहीं इनमें, ये लिख लो स्पर्श विधि। इसमें लिखो संपर्क विधि। संपर्क विधि आवेशन की वह विधि है, संपर्क विधि, संपर्क विधि आवेशन की वह विधि है। इसमें लिखो संपर्क विधि आवेशन की वह विधि है, आवेशन की वह विधि है, आवेशन की वह विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु को, इसमें लिखो जिसमें किसी आवेशित वस्तु को, इसमें लिखो जिसमें किसी आवेशित वस्तु को, इसमें लिखो जिसमें किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से, 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 उदासीन वस्तु से चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है। संपर्क विधि आवेशन की वह विधि है जिसमें किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु से एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है, एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है। दोनों वस्तुओं को जोड़ने के पश्चात, इसमें लिखो दोनों वस्तुओं को जोड़ने के पश्चात, इसमें लिखो कि जोड़ने के पश्चात, इसमें लिखो, इसमें लिखो दोनों वस्तुओं को जोड़ने के पश्चात, इसमें लिखो पश्चात आवेशित वस्तु का, इसमें लिखो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है, आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है। वह उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है, वह उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो भी क्या लिखा था कि यानी जोड़ने के पश्चात आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उदासीन वस्तु में चला जाता है, जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है, जिससे उदासीन वस्तु भी आवेशित हो जाती है। अब देखो भैया यहाँ पर एक खास चीज़ है, लिखने में थ्योरी में मिस्टेक नहीं करनी, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी है।
बहुत बड़ी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, ध्यान बहुत कम जाता है लोगों को। देखो जैसे ये वस्तु है आपकी, ये वस्तु आपकी आवेशित है ना, इसको हम तार से जोड़ने के बजाय स्पर्श भी करा सकते हैं। ये है आपका तार है, इससे जोड़ दिया उदासीन वस्तु से। किससे जोड़ा भैया? उदासीन वस्तु से जोड़ दिया। तो जैसे हमने उदासीन वस्तु से जोड़ा, ये भी उदासीन है, तो होगा क्या? जैसे इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा? जोड़ने के पश्चात क्या होगा भैया? एक काम करो, अभी इस तार को थोड़ा काट देते हैं यहाँ से ना, मतलब इन दोनों को हम जोड़ने जा रहे हैं, दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। जैसे जोड़ा और जोड़कर फिर वापस अलग कर लिया, तो इस पर कितना देखो, 2 4 6 2 8 है ना, तो 4 ही प्लस बता दो। और इस पर कितना हो गया? उदासीन वस्तु पर, इस पर भी 4। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। बताओ देखिए चीज़ समझ आएगी नहीं? इसे स्पर्श विधि कहते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी तरीके से इसमें ध्यान रखनी है, वो आपको पता है क्या है? वो ये है कि दोनों वस्तुओं में आवेश आधा आधा तभी होगा जब दोनों वस्तुओं का आकार और आयतन बराबर हो, अन्यथा ऐसा कभी भी नहीं होगा भैया। ये आपको धारिता वाले चैप्टर में बताऊंगा कि डेरिवेशन के दौरान, बहुत ही शानदार चीज़ है ये। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर एक वस्तु ऐसी है और एक वस्तु ऐसी है और इस पर अगर आवेश 2 माइक्रोकूलाम है, तो दोनों को तार से जोड़ने के पश्चात ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पे आवेश 1-1 माइक्रोकूलाम हो। ये तभी होगा जब दोनों वस्तुएं आकार, आयतन, शेप सब कुछ बराबर हो, तभी ऐसा होगा, अन्यथा होगा नहीं। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब यहाँ पर ऐसा चिन्ह क्यों बताया मैंने? क्योंकि भैया ये पत्रोत को बताता है। ऐसा कोई भी तार नहीं जिसका पत्रोत 0 हो, ये आवेश के मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करेगा। क्या चीज़ समझ आई ना? हाँ, तो एक काम करो रे, यहाँ ये तार इसके नीचे लिख देना जोड़ने से पूर्व है, जोड़ने से पूर्व है, तार यहाँ बना दो ये, और यहाँ लिख देना जोड़ने के पश्चात। ये पहले वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लो, वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाओ, उसके बाद नीचे इसके 1-2 लाइन लिखाते हैं। देखो तो इसमें लिखो, नीचे एरो लगाओ और लिखो, एरो लगा के लिखो संपर्क विधि में, इसमें लिखो संपर्क विधि में, इसमें लिखो संपर्क विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश, संपर्क विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में बराबर व प्रकृति में भी समान होता है। ये इसमें ऐसे लिख देना कि संपर्क विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण व प्रकृति में समान होता है, 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 परिमाण व प्रकृति में समान होता है। हो गया भैया? अब देखो इसके बाद में नोट लगाओ, इसके नीचे नोट लगा के लिखो, नोट में लिखो, नोट के अंदर लिखो, यदि दोनों वस्तुओं का आकार व आयतन, यदि दोनों वस्तुओं का आकार व आयतन, यदि दोनों वस्तुओं का आकार व आयतन समान हो, इसमें लिखो समान हो, इसमें लिखो कि यदि दोनों वस्तुओं का आकार व आयतन समान हो, इसमें लिखो समान हो, इसके अंदर लिखो समान हो, तभी संपर्क विधि में, इसके आगे लिखो तभी संपर्क विधि में, इसके आगे लिखो तभी संपर्क विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश आधा आधा होगा। इसमें लिखो तभी संपर्क विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश आधा आधा होगा, आधा आधा होगा। मतलब अगर इस पे 2 माइक्रोकूलाम था, दोनों आयतन आकार बराबर है, तो दोनों पे आधा आधा हो जाएगा। इसके आगे लिखो अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। अपने हिसाब से लिख दो नोट के अंदर लाइन, है ना, ये जानकारी के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। अब इसके बाद में अगली हेडिंग लगा लो, अगली हेडिंग लगाओ भैया प्रेरण विधि। प्रेरण विधि है ना, ये बहुत ही शानदार विधि है, काफ़ी बड़ी भी है, कम से कम हमें इसमें लगेगा 10 मिनट, और ये मान लो पूरा लेक्चर लगाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि प्रेरण विधि पढ़ने के बाद में आपको हर एक वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। जैसे मैंने बताया था, सर्दियों के अंदर हम कंबल ओढ़ते हैं, सर्दियों में ओढ़ते हैं, गर्मियों में तो नहीं ओढ़ते हैं। तो सर्दियों में हम जैसे कंबल ओढ़ते हैं और ऐसे हाथ फेरते हैं, तो वहाँ पर चिनगारी निकलती है ना, चमक उत्पन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक स्केल को सूखे बालों में रगड़ा और कागज़ के टुकड़ों के पास में लेकर गए तो उसने उसको आकर्षित कर लिया। ईंधन ले जाने वाले ट्रक होते हैं, उनके नीचे लोहे की जंजीरें लटकाई जाती। गुब्बारे को बाले में रगड़ा और ये दीवार से सटा दिया, वहीं पे चिपका रहता है घंटों तक।
है ना। इसके अलावा जो हमारे हवाई जहाज के टायर होते हैं उनके टायर के निर्माण में उस समय कुछ रबड़ के साथ धातु मिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आराम से आप यहाँ पढ़ाई करते रहिए भैया। अभी तक सब्सक्राइबर आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, है ना। एक घर में कम से कम 3-4 फ़ोन तो होते हैं ना, 1000 ही तो मांग रहे हैं आपसे, कौन सा कोई 4-5 लाख रुपए मांग रहे, है ना। पैसे थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, है कि नहीं। और पैसे तो आप दोगे भी नहीं। तो आपको क्या करना है, 30 सब्सक्राइबर, 20 से कम है सब्सक्राइबर, ये मान लो, वो 20 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवा दो। 1000 होने के बाद में लाइव चलाएंगे। थोड़ी सी माथापड़ी करो भैया, है ना। ऐसा नहीं जो जिसने कर रखा है वो भी हटा दे। धन्यवाद।